कोशिका जो है वो सेल साइकिल शो नहीं करेगी। पहली बात, केवल यूकैरियोटिक कोशिका ही शो करती है। पहली बात है, केवल यूकैरियोटिक कोशिका ही सेल साइकिल शो करेगी। सेल डिवीजन, सेल साइकिल और उसके बाद है सेल का डिवीजन। ठीक है, जब सेल साइकिल होती है तो दो चीज होती है, एक तो होती है प्रोसेस और दूसरी होती है एक प्रिपरेशन होगा। प्रिपरेशन, दूसरी होती है प्रोसेस। दो चीजें हैं। ठीक है, जो सेल की जो साइकिल है उस साइकिल को शो यूकैरियोटिक कोशिका करती है, प्रोकैरियोटिक नहीं करती है। कह रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना। जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो सेल साइकिल में अक्सर ये बात आती है कि कौन सी कोशिकाएं हैं, कौन सी सेल्स हैं जो सेल साइकिल को शो करेंगी, वो यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका डायरेक्ट डिवाइड हो जाती हैं, डायरेक्ट डिवीजन हो जाता है उनका, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑर्गेनल्स नहीं है। ठीक है, वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड भी कुछ नहीं है, वहाँ पर सेल साइकिल नहीं होकर के डायरेक्ट डिवीजन होगा। यहाँ पर भी डिवीजन होगा लेकिन सेल साइकिल के अंदर डिवीजन होगा। अब जब कोई भी सेल डिवाइड होती है तो क्यों होती है, क्या ऐसा रीजन है जिसके लिए वो डिवीजन होगा, क्यों होगा, क्या रहेगा ऐसा, बोलो। तो दिख जैसा नहीं रहा। ओके, ग्रोथ के लिए पहली बात है ग्रोथ, यानी वृद्धि के लिए। वृद्धि के लिए आप लोगों ने कोई ग्रुप, नई सेल बनाने के लिए, हाँ नई सेल बनाने के लिए, ठीक है, न्यू सेल, या रिपेयर होने के लिए, या रिप्रोडक्शन, ठीक, रिप्रोडक्शन के लिए, रिपेयर होने के लिए, ठीक है, नई सेल बनाने के लिए, वृद्धि ग्रोथ करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सेल साइकिल की ज़रूरत पड़ती है। ये ध्यान रखना। दो तीन चीज़ें हो गई हमारे पास। पहली चीज़ हमने कहा कि केवल यूकैरियोटिक कोशिका ही सेल साइकिल को शो करती है, प्रोकैरियोटिक नहीं करती। ठीक है, दूसरी बात, सेल साइकिल क्यों शो हो रही है, क्योंकि कोशिका को ग्रोथ करना है, कोशिका को वृद्धि करना है, जनन करना है, रिपेयर करना है, कहीं पर टूट फूट गई, कट फट गई तो उसे रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों। तीसरी बात कि जो सेल साइकिल होगी वो कितने प्रोसेस में होकर के गुजर के पूरी कंप्लीट होगी, वो दो प्रोसेस में होगी। पहला है प्रिपरेशन और दूसरा है प्रोसेस। कोई भी चीज़ होती है, देखो आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके दो फेज हैं। एक है प्रिपरेशन, आप तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और दूसरी है उसका प्रोसेस, उसका पेपर देना। जैसे आपकी तैयारी है, आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ हैं अभी आप। फिर है प्रोसेस दूसरी, ठीक है। तो प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, आप पेपर देने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम किस पे लग रहा है आपको, आपको ज़्यादा टाइम किस पे लग रहा है, प्रक्रिया पर लग रहा है कि प्रिपरेशन पर लग रहा है। पेपर देने जाना है, पेपर देना, पेपर देना है जी। केवल आपने 200 क्वेश्चन आने हैं, 200 क्वेश्चन, 3 घंटे का पेपर देना है, गए बैठे पेपर दिया, 2 घंटे में आ गए। उसमें ज़्यादा टाइम है
कि पूरे जब से रिक्रूटमेंट हुआ तब से आज तक की तैयारी करने में ज़्यादा टाइम, प्रिपरेशन में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर समय ज़्यादा लगता है जब कोई सेल साइकिल शो करती है, तो लगभग 95% समय वो यहाँ देती है और लगभग 5% से कम समय वो हमारा सेल साइकिल की जो प्रक्रिया है, विभाजन की प्रक्रिया कहते हैं इसको, विभाजन की प्रक्रिया। जो विभाजन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो पेपर देना कह रहे हैं हम आपसे, जो पेपर देना है वो केवल 5% का समय देता है। ठीक है, सभी लोगों को जुड़ना चाहिए। जुड़े क्यों नहीं भाई, आज क्या हो गया ऐसा? ग्रुप में तो मैसेज कर रहे हैं सभी की आज क्लास नहीं हुई थी। मैसेज नहीं गया क्या आज? आज मैसेज नहीं गया आपको? मैसेज नहीं आया? जल्दी से जुड़ो। तो प्रक्रिया केवल 5% है। अगर हम ह्यूमन बीइंग के केस पर देखते हैं, ह्यूमन बीइंग के केस पर अगर हम देखते हैं, तो लगभग हम कहते हैं कि 24 आवर्स में एक सेल साइकिल पूरी होती है। एक सेल साइकिल किस टाइम पर पूरी होती है? यहाँ पर, जिसमें ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रिपरेशन में लगभग 23 घंटे लग जाते हैं और यहाँ पर केवल 1 आवर्स। नो सर। अच्छा, मैसेज नहीं आया आज। ग्रुप में तो मैंने कर दिया मैसेज, ग्रुप में तो कर दिया। ठीक है, अभी भी है 20-30 मिनट, अगर जुड़ जाते हैं जल्दी से तो। क्या यार, कल ही कह दिया था मैंने, आप लोगों ने जुड़ जाना चाहिए था। चलो, अब हम बात कर रहे हैं कि यदि प्रिपरेशन की बात है तो ह्यूमन बीइंग में लगभग 23 आवर्स यहाँ पर लगते हैं और लगभग 1 घंटे की बात होती है जिसमें डिवीजन हो जाता है। तो प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस में कम समय लगता है और जो प्रिपरेशन है उसमें ज़्यादा समय लगता है। तो सेल साइकिल की जब हम बात करते हैं, सेल साइकिल भी दो दो प्रोसेस को शो कर रही है। अब इसमें जो हमारे पास पहला है प्रिपरेशन, इस प्रिपरेशन की प्रोसेस में क्या क्या होता है उसको पढ़ना है, और जो डिवीजन है वो कैसे होता है उसको हमने देखना है। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या होता है? प्रिपरेशन में पहले क्या होगा, चलो, जब सेल साइकिल को देखेंगे, सेल साइकिल को देखते हैं तो आप इसको इस तरह से लेते हैं। आपने देखा है, साइकिल का मतलब राउंड, गोल। ठीक है, साइकिल का मतलब गोल तरीके से राउंड की बात करते हैं। 1 मिनट में एक बार मैसेज भिजवा ही देता हूँ मुझको। हाँ, मैसेज नहीं गया था, बता रहे ना, एक बार देखो तो।
जुड़े वो ग्रुप में तो मैसेज आ रहे हैं। मैं कंटिन्यू रखूं? देखो, जब हमारे पास प्रिपरेशन होता है, जब हमारे पास प्रिपरेशन होता है तो इस प्रिपरेशन में तीन चीजें होंगी। पहली ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ। दूसरा, कुछ ऐसी आवश्यक चीजें यानी प्रोटीन, उनका संश्लेषण होगा। तीसरा, डीएनए की कॉपी बनेगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तीन चीजें आप लोग याद रखना, ठीक है। पहला हम कह रहे हैं ग्रोथ होगा। दूसरा, कुछ चीज़ों का संश्लेषण होगा, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गए, ये बनेंगे। और डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का नया डीएनए बनेंगे, ठीक है। अब देखो प्रोसेस में क्या होगा। प्रोसेस में कोशिका का विभाजन होगा। यहाँ पर विभाजन, सेल साइकिल कह रहे हैं, सेल साइकिल का मतलब विभाजन हो जाना। तो यहाँ पर विभाजन होगा, दोनों चीज का विभाजन। अब दो कौन कौन सी चीज है? पहला न्यूक्लियस का विभाजन होगा, दूसरा साइटोप्लाज्म का विभाजन, दोनों का विभाजन रहेगा, ठीक है। तो अब हम सेल साइकिल के मुख्य मेन सेल साइकिल पर आते हैं। अगर हम सेल साइकिल को देखते हैं तो इस तरीके से देखो, ऐसे देखते हैं, चार फेस होते हैं। जनरली हम यहाँ पर दो फेस की ओर जाते हैं, एक इंटरफेस, जो प्रोसेसिंग जो प्रिपरेशन है वो इंटरफेस है, और जो प्रोसेस है वो एम फेस। आई बात समझ में? हाँ, अब जुड़ गए ना बच्चे, गुड। हाँ चंद्रा जी, गुड मॉर्निंग। आज मैसेज नहीं पहुंचा था क्या? हम्म, हाँ गुड मॉर्निंग चंद्रा जी। मैसेज नहीं पहुंचा था, नहीं, हाँ वो गड़बड़ हो गया होगा कुछ ऐसा। आज बहुत दिन से क्लास खुली तो कुछ रहा होगा ऐसा, लेकिन आप लोगों ने जुड़ जाना चाहिए। आप लोग देख लो, हम सेल साइकिल का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। सेल साइकिल का डिस्कशन जब कर रहे हैं तो सबसे पहली बात जानने को आती है कि, और ग्रुप में मैसेज कर दो कि सेल साइकिल कौन सी कोशिका शो करेगी। आप तो जानते होंगे, केवल यूकैरियोटिक कोशिका ही सेल साइकिल को प्रोसेस करेगी, दिखाएगी सेल साइकिल, केवल यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं करती। प्रोकैरियोटिक कोशिका सिर्फ डिवीजन करती, वहां पर क्या होता है, डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, डिवीजन हो जाएगा, बढ़ जाएगी, 2 4 10 बन जाएंगे। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि जो सेल साइकिल है उसमें दो चीज़ है, प्रिपरेशन है, एक प्रोसेस है। प्रिपरेशन को ही हम इंटरफेस कहते हैं और प्रोसेस को हम एम फेस कहते हैं। इंटरफेस में ज़्यादा समय लगता है। अब हम यहाँ पर आए इंटरफेस और एम फेस, ठीक है। भाई यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? इंटरफेस अपने आप में एक जीवन फेस होती है, फिर एस फेस होती है, और फिर G2 फेस होती है। तीन फेस होते हैं भाई, तीन फेस होते हैं। इंटरफेस के तीन है, एक G1, S, G2, और कभी कभी आपने सुना है G0 फेस, जानते हो इसके बारे में? G0 फेस के बारे में क्या जानते हो बताओ? एम फेस अलग लिख लेते हैं भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टेड है सेल साइकिल। विशेष आप लोगों ने कहा था कल इसको पढ़ना है करके, और नहीं भी पढ़ा था हमने, इसलिए पढ़ना है। तो इंटरफेस में G0 फेस क्या है?
और G1 फेज क्या है, G2 क्या है, S क्या है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, माना हम इसको M फेज कहते हैं, तो ये G1 फेज हो गया, ये S हो गया, ये G2 फेज। पहली बात आप ध्यान रखना, जब भी आप सेल साइकिल पढ़ोगे, कोई भी साइक्लिक फॉर्म पढ़ोगे, प्रोसेस तो ये है, हमने कह दिया कि पहला प्रिपरेशन होगा भाई, पहले किसी भी चीज की तैयारी होगी, तो यहां तक तैयारी है, ये है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी कि इंटरफेस, ठीक है। और इसके बाद ये फेज जो है हमारा, ये एम फेज यानी कि प्रोसेस। ये प्रोसेस, ये फेज। तो प्रिपरेशन का फेज को अगर हम लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास G1 है, फिर S है, फिर G2 फेज है, ठीक है, फिर M फेज। क्या है, G1 S G2 फिर M। सामान्य तो ये ऐसा है, याद आपको ये करना है, लेकिन ये सब चक्री सिस्टम है, साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक है। तो क्वेश्चन कभी कभी घुमाने के लिए इस तरीके से भी आ जाएगा कि सेल साइकिल की फेजेज के अकॉर्डिंग सही विकल्प को चुनिए, ठीक विकल्प। तो 4 विकल्प होंगे, तो आपको एम फेज से भी शुरुआत कर सकता है। एम के बाद जो फेज आए घूमेगा यही, चक्र ऐसे रहेगा। पहला एम के बाद G1 के बाद S के बाद G2, ऐसा शो कर, पहला ऑप्शन। दूसरा, पहला तो ये है, चलो दूसरा। तीसरा ऑप्शन है G2 M फेज G1 S। चौथा फेज S G2 M G1, ऐसा भी बन सकता है। तो ये कोई भी सिस्टम बने तो ये फिक्स होगा, फिक्स रहेगा इसमें, ठीक है। M के बाद ही G1 आएगा, और G1 के बाद S आएगा, S के बाद G2 आएगा, G2 के बाद M आएगा। यहां तक बात समझ गई? यहां तक कोई डाउट है? अब हम इंटरफेस की बात जब करते हैं, इस इंटरफेस पर पहले हम G1 की बात, हाँ G1 फेज। क्या नाम है G1 फेज का? पूरा नाम क्या है बताओ? प्रॉब्लम तो रहती ही नहीं भाई, ये बहुत अच्छा है, सिलेक्शन हो जाना चाहिए सबका, प्रॉब्लम नहीं रहती है। G1 फेज का नाम क्या है, जल्दी बताओ। ग्रोथ 1 फेज। अब देखो एक चीज यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। G1 है, G2 फेज, M फेज है और S फेज है। 4 फेज है, ग्रोथ फेज 4 फेज है। एक G1 S G2 M फेज, 4 फेज है, जिसमें हम इंटरफेज को पढ़ेंगे G1। इस G1 फेज का कुछ नाम रखा गया है, वो नाम क्या है सुनो। एक तो आपने बता दिया ग्रोथ, दूसरा देखो हम कह रहे हैं जब भी साइकिल चलेगी क्लॉकवाइज साइकिल चलेगी, ऐसे ही चलेगी साइकिल।
साइकिल यूं चलेगी ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चल रही। ठीक, इस पर एम फेस के बाद ही जी फेस आ रहा है, एम फेस के बाद, एम फेस के बाद जीवन आ रहा है। तो जीवन को हम क्या कह सकते हैं? देखो, एम फेस के बाद आने के कारण इसको हम कहते हैं पोस्ट एम फेस। कह सकते हैं नहीं कह सकते? एम के बाद फर्स्ट एम फेस भी कहते हैं। फर्स्ट एम हिंदी में अगर आप देखोगे फर्स्ट एम अवस्था हुई है। दूसरा सेकंड हुआ इसका प्री एस फेज, पूर्व एस अवस्था। मतलब एस अवस्था, एस फेजेस से पहले का फेज और एम के बाद का फेज, ये इसका नाम है। अब इसी तरह से हम G2 पर जाते हैं। तो G2 कहाँ है? एस के बाद एम से पहले, ध्यान देना। G2 क्या है? प्री एम फेज और पोस्ट एस फेज, दोनों बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। और इसी से क्वेश्चन ज्यादा बनता है कि G2 फेज कहाँ है और G1 फेज कहाँ पर है। G1 फेज को हम क्या कह रहे हैं? पोस्ट एम फेज, यानी एम के बाद, ये पहले एम होगी देन उसके बाद G1 होगा। और G2 को कह रहे हैं पोस्ट एस, पहले एस होगी फिर ग्रोथ 2 फेज होगी। ग्रोथ 1 फेज जो है और ग्रोथ 2 फेज में थोड़ा सा अंतर है, एक शब्द का, एक एक शब्द का। यानी प्री एम फेज पोस्ट एस फेज। और इसी से आपके ऑप्शन बनेंगे, इनको ध्यान रखना। ये बात समझ में आई आपकी? यहां तक क्लियर हो गया है? कोई डाउट है? कोई डाउट है यहां तक? अरे कुछ बोलो यार, फटाफट बोलो, फटाफट। देखो, इस ग्रोथ फर्स्ट फेज में क्या होता है? बोलो, ग्रोथ फर्स्ट फेज में क्या होता है? यस सर, नो सर। ग्रोथ फर्स्ट फेज में क्या होता है? पढ़ा है ना आपने? सेल साइकिल मुझे ऐसा लगता है ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ग्रोथ फर्स्ट फेज में क्या बनता है? क्या, किस चीज की ग्रोथ हो रही है? मुख्य क्या है यहाँ पर? ये आपके क्वेश्चन बनेंगे कि ग्रोथ फर्स्ट फेज में क्या बनता है। देखो, आरएनए बनता है और प्रोटीन बनता है। आरएनए प्रोटीन। और अगर हम बात करते हैं ग्रोथ 2 की, तो यहाँ पर भी आरएनए बनता है और प्रोटीन बनता है। दोनों जगह एक ही, दोनों जगह आरएनए प्रोटीन, आरएनए प्रोटीन। तो दो जगह क्यों बन रहा है भाई? एक ही जगह क्यों नहीं बन रहा है? क्या काम है? ये वो आरएनए प्रोटीन है। देखो, ये वो आरएनए प्रोटीन है जो किसके लिए बन रहा है? देखो, यहां पर ग्रोथ हो रही है सिंथेसिस करने के लिए, ग्रोथ
G1 फेस और G2 फेस में जो भी मॉलिक्यूल, जो भी बायोमॉलिक्यूल बनते हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में कहा यहाँ पर ये कि यहाँ क्या होता है, ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, सेल में। हम प्रिपरेशन फेज को कह रहे हैं कि यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर जैव मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल बन रहे हैं, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तीन चीजें हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ बायोमॉलिक्यूल बन रहे हैं, और यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। कौन से प्रोसेस में? प्रिपरेशन। तीन चीजें हैं यहाँ क्या हो रही हैं? तीन चीजें। नंबर 1 वृद्धि, नंबर 2 बायोमॉलिक्यूल बन रहे हैं, नंबर 3 डीएनए रेप्लिकेशन। तीन चीजों का यहाँ पर तीन पार्ट्स हैं, तीन चीजें होंगी। पहला तो ग्रोथ हो रही है, फिर जो सेल साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स हैं संगठित हो रहे हैं, संगठन हो रहा है, फिर डीएनए का रेप्लिकेशन। तीन काम हो रहे हैं प्रिपरेशन में, बस। तो यहाँ पर पहला काम वृद्धि हो रही है, पहली चीज वृद्धि किसकी? आरएनए और प्रोटीन की। यहाँ हो गया, आरएनए और प्रोटीन की वृद्धि हो गई यहाँ। तो कैसे प्रोटीन की वृद्धि हुई? यहाँ पर ऐसे प्रोटीन और ऐसे जैव मॉलिक्यूल की वृद्धि हुई जो एस अवस्था में कार्य करेंगे, एस फेज में कार्य करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट लेवल का कि G1 फेज पर जिस प्रोटीन का निर्माण हो रहा है वो प्रोटीन कहाँ वर्क कर रहा है? वो प्रोटीन एस फेज पर यहाँ पर निर्माण हो रहा है, और ये एस फेज पर जा रहा है, एस फेज पर निर्माण कर रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ की, तो ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जो निर्माण हो रहा है वो कार्य कर रहा है एम फेज के लिए। एम फेज के लिए आवश्यक। बात समझ में आ गई? दो चीज, ग्रोथ 1 पर ग्रोथ हुई, ठीक, वहां पर जैव मॉलिक्यूल बन गए। कैसे जैव मॉलिक्यूल बने? ऐसे जो एस फेज पर जाकर के कार्य करेंगे। और इनको यहां पर देखने के लिए कि ये एस फेज के ही काम के हैं, उसके लिए यहां पर एक चेक पॉइंट होता है जिसको हम G1 चेक पॉइंट कहते हैं। ध्यान देना यहां पर G1 चेक पॉइंट, कि वो उसको चेक करेगा, तब एस फेज में जाकर के सिंथेसाइज होगा। G2 में जो भी मॉलिक्यूल, जो चीज भी यहाँ पर बना, ये एम फेज में जाएगा, यहाँ पर एक चेक पॉइंट आएगा जिसको हम G2 चेक पॉइंट कहेंगे, और ये चेक पॉइंट देखेगा कि ये वही डीएनए है, या यहाँ पर क्या करेगा? अब एस फेज पर क्या होगा भाई? बोलो, एस फेज पर क्या काम होता है? एस फेज पर क्या रहता है? G1 और G2 तो हमने पढ़ लिया भाई। G1 पर कुछ प्रोटीन और आरएनए का निर्माण की वृद्धि होती है, ग्रोथ है, ग्रोथ फेज है, वृद्धि होती है। G2 पर भी कुछ प्रोटीन आरएनए की वृद्धि होती है, क्योंकि ग्रोथ फेज है, वृद्धि करने वाला फेज है, सीधी सी बात, ठीक। तो वो कौन से प्रोटीन की वृद्धि होती है? जो एस फेज में जाकर के वर्क करेंगे, एस फेज में। और वहां पर जाने के लिए पहले एक चेक पॉइंट से गुजरना पड़ता है। तो एस फेज के प्रोटीन उसको चेक करेंगे कि ये वास्तव में हमारे डीएनए बनाने वाला है, हमारा ही डीएनए। भाई किस लिए जा रहे हो? डीएनए बनाने के लिए। तो तुम यही डीएनए हो? चेक करेगा। अगर अगर वो डीएनए नहीं है, दूसरा है, तो क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो सकता है, सेल्स खत्म हो सकती है, या कोई डिजीज हो सकती है, कुछ भी, कुछ दिक्कत हो सकती है।
वही है तो चेक पॉइंट से उसे चेक किया जाएगा, उसका नाम है G1 चेक पॉइंट, ठीक है। तब जाकर के अगर वो मैच कर रहा है तो उसको अंदर भेज दिया जाएगा। G2 फेज पर जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन किसके काम की है, M फेज के लिए, ये ध्यान रखना, G2 के लिए M फेज का काम करने जाएगी। अब यदि कोई ऐसी कोशिका, ऐसी सेल जो G1 फेज नहीं गुजरती, नहीं जाती, उसको उसको डिवीजन नहीं करना, जैसे हमारी कोई भी जनरल हमारी कोई भी सेल्स हैं, स्किन है, स्किन को नहीं करना, ठीक है। कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो जीवन भर डिवीजन नहीं करती, जल्दी से आंसर दो, कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो जीवन भर डिवीजन नहीं करती, जल्दी जल्दी बताओ उनका आंसर, तब तक मैं ही बताता हूँ। यदि कोई कोशिका जीवन पर नहीं जाना चाहती, ये हो गया M, G2, S, G1। यदि कोई कोशिका ग्रोथ करना नहीं चाहती तो वो, अगर वो डिवीजन करना नहीं चाहती है या नहीं है उसको डिवीजन करना है, तो जीवन का ही एक फेज है जिसको हम G0 कहते हैं, वो G0 से गुजरेगी। इसको दिया नहीं जाता है, कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन ये भी एक पीरियड, ये अपना एक जीवन नहीं, जो नहीं गुजरती, जो जीवन से अरे ये कह रहे हैं ना, M G1, ये हमने कह दिया G0, ये S G2 कह दिया, ठीक है। G0 में जो सेल डिवीजन नहीं करेगी वह जीवन से स्प्लिट कहो या एग्जिट कह दो, G0 पर जाएगी, ये बात है। बोलो भाई, कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जो जीवन पर्यंत डिवीजन नहीं करती हैं? देखो, वो कोशिकाएं कहाँ चली जाएंगी, G0 पर, यहां चली जाएगी। जिनको G1 यानी जिनको ग्रोथ नहीं करना है, ये है ग्रोथ 1, ग्रोथ फर्स्ट, और ये है ग्रोथ सेकेंड, ये है सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। जिसको नहीं करना है, जो जीवन पर नहीं जाना, जिसको डिवीजन नहीं करना, G2 पर चली जाएगी, G0 पर चली जाएगी, G0 से हम उसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको G0 बोलते हैं। सुना तो होगा, सुना तो होगा ये चीजें आपने। अरे बोलो, कुछ तो बताओ भाई। कविता जी क्या हो गया, चंद्रा जी बोलो। G0 का जिक्र किया है आपने, सुना है? चंद्रा जी, कविता जी बताओ तो। ये तो या तो समझ नहीं आ रहा है या आपने पढ़ा है, पढ़ाई है सब, क्या हो रहा है इसमें? बोलो, मैसेज करो जल्दी जल्दी, क्या हो रहा है? G0 पर वो कोशिकाएं जाएंगी जो कोशिकाएं डिवीजन नहीं करना चाहती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं?
सर सुना तो है, सुना ही सुना है, सुना तो है। अब वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो जीवन पर्यंत डिवीजन नहीं करती, उसको भी बताओ। वो ऐसी कोशिकाएं हैं, पहले है डिफरेंशिएटेड सेल, जिसको विभेदित कोशिकाएं कहते हैं, सर सुना तो, जिसको विभेदित कोशिकाएं कहते हैं प्लांट, ठीक है। दूसरा हार्ट सेल, हृदय की कोशिकाएं। तीसरा नर्व सेल, ये ऐसी कोशिकाएं हैं जो डिवीजन नहीं करती, जो डिवाइड नहीं होती, ठीक है। ये तीन कोशिकाएं, तो ये हमेशा कहाँ रहेंगी, जी नोट पर, जीवन पर नहीं जाना इन्होंने, डिवीजन करना ही नहीं है, जो है वो है, ये डिवीजन नहीं करेंगे। ठीक है, अब पढ़ लिया, अभी तक तो केवल सुना था। अब देख लो, डिफरेंशिएटेड सेल जिनको हम कहते हैं विभेदित कोशिकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं, विभेदित सेल कोशिकाएं, वो हो गई हार्ट, हृदय कोशिकाएं और तंत्रिका। ये तीनों हैं, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल आएगा, हाँ, इन तीनों को देख। चंद्रा जी अब बताओ, फिर आगे बताओ कुछ। अब एक चीज और, एक यहाँ पर बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेरे को, जो कोशिकाएं विभाजन नहीं करेंगी, जितनी भी जी नोट पर है, देखो जितनी भी कोशिकाएं विभाजन नहीं करेगी वो जी नोट पर है। जब उसको विभाजन की जरूरत है, जैसे हमारी स्किन है, ठीक है, स्किन में कट लग गई, अब उसे रिपेयर होना है, अब वो जाएगी ना जी नोट पर, अब उसे विभाजन करना है ना, तब तक नहीं जा रही है, जब तक नहीं करना है तब तक वो जी नोट पर। अब देखो क्वेश्चंस का आंसर देना, क्या जी नोट पर रहने वाली कोशिका, भाई हमको तो ये पता हो गया विभाजन नहीं करती, क्या वो अन्य मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है या नहीं करती, जल्दी से आंसर बताओ। जी नोट पर रहने वाली कोशिका क्या अन्य प्रोसेस यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है कि नहीं करती। चलो हम तीसरी चीज पर आते हैं, एस फेज पर। आप इसका आंसर दो, मैं तब तक एस फेज बता। अब जीवन से जो प्रोटीन मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती हैं, बिल्कुल सही बात, वो अन्य मेटाबॉलिक एक्टिविटी में लगी रहेंगी और काम करेंगी केवल डिवीजन। जो जी नोट पर जो सेल होंगी अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर एक्टिव रहेंगी, लेकिन डेवलप ये डिवीजन नहीं करेंगी। ठीक है, बिल्कुल चंद्रा जी करती हैं, हाँ दोनों का सही। अब हम आए एस फेज पर। एस फेज में तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं, बताओ कौन कौन सी चीजें होती है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बताओ, सिंथेसिस फेज है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है भाई, ठीक है। यानी कि इसको हम कहते हैं सिंथेसिस फेज। तो डीएनए का सिंथेसिस यानी न्यू डीएनए बनेगा, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, पहली चीज डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए के साथ देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है, ये यूकैरियोटिक है, तो डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन रहती है, उस हिस्टोन प्रोटीन का
डुप्लीकेशन होगा, और तीसरी चीज, दो चीज हो गई, पहला डीएनए रेप्लिकेशन होगा, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होगा, तीसरा एनिमल सेल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन होगा। तारक केंद्र कहते हैं इसको। तीन चीजें, पहली बात डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, दूसरा डीएनए का के साथ रहने वाले हिस्टिन प्रोटीन का डुप्लीकेशन होगा, तीसरी चीज है सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल में देखने को मिलता है सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। तो यहां तक हो गया। अब इतना होने के बाद ग्रोथ 2 फेज पर फिर प्रोटीन और आरएनए का की वृद्धि होगी, वो जाएंगे एम फेज पर। समझ गए यहां तक? हाँ भाई, कोई डाउट है? इंटरफेस हमने कंप्लीट कर लिया। इंटरफेस में से ये क्वेश्चन बनेंगे कि एस फेस में क्या क्या होता है। तीन चीजें हैं देखो, चौथी कुछ और दे देंगे कि प्रोटीन का की वृद्धि होती है दे देंगे, जबकि प्रोटीन या आरएनए की जो वृद्धि है वो कहाँ पर हो रही है, ग्रोथ 1 या ग्रोथ 2 फेज पर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे एम फेज पर। समझ आ गया? ठीक, अब जाएंगे एम फेज पर, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस। ये तो प्रिपरेशन हो रही है अभी कि सेल डिवीजन हो रहा है, उसकी तैयारी कर दी। सबसे ज़्यादा समय लग गया, लगभग 22-23 आवर्स ह्यूमन बीइंग में। 24 घंटे में एक सेल डिवीजन होता है, तो एक आध घंटा और बचा जिसमें एम फेज, माइटोटिक फेज होगी। ठीक है, जिसको विभाजन अवस्था कहते हैं। तो अब हम माइटोटिक पढ़ेंगे, कल उसको पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ के आना था। ओके, कोई क्वेश्चन है? कुछ नहीं होता है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।